अप्रैल और मई के महीने में 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है वो करेंसी फ्लाई हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं साहब वो मुनाफा लेकर चले गए। अरे भाई मुनाफा लेकर चले गए तो हमारी तो ऐसी तैसी कर गए ना वो। यहाँ से भोसड़ी की भाजपा के तो सब पिट्ठू हैं, जेब में रहते हैं। करवा दो इससे, कहो कि आईबी चीफ ने और तमाम लोगों ने जिन्होंने राहुल गांधी जी के नाम लिए हैं उनसे सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो। ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोई सेंस बात नाराज लग रहे हैं आलोक जी, बहुत गुस्सा में बेचारे। तो लीडर ऑपोजिशन काहे बने हो बबुआ, पीएम बन जाओ, सारा चीज सुधर जाएगा ऐसे डंडा उठा के राज में कि हमारे देश में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रचार किया था और कहा था कि 15 से 25% ले जाएंगे और उन्होंने मेक इन इंडिया के लिए 11 करोड़ लोगों बनाने के लिए 11 करोड़ एक फॉरेन फर्म को दिए। शीश महल दिल्ली से उठ के चंडीगढ़ में कैसे बनाना है और पंजाब सरकार के पैसे से अय्याशी कैसे करनी है, इसी पर दिमाग लगा के रखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है भारत में आर्थिक भूकंप आने वाला है, जैसे आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। सारी चीजें महंगी हो जाएगी, आप कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे। भारत में इमरजेंसी जैसी हालात हो जाएंगी, भयानक आर्थिक संकट आने वाला है, भारत की आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का कहना है बीजेपी सरकार केंद्र में 1 साल के अंदर गिर जाएगी। राहुल गांधी जी को कोई सीबीआई ऑफिसर फोन करके बताया है कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। राहुल गांधी का ये सब बयान आजकल मीडिया में चल रहा है। आज की डिबेट इसी सारे मुद्दे पर न्यूज 24 पर हो रही होती है, जिसमें कांग्रेसी चच्चा आलोक शर्मा कहता है कि बीजेपी सरकार भारत का भट्टा बिठा दिया है, जिससे बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लेकर बोफोर्स घोटाले जैसे सारे काले चिट्ठे कांग्रेस के खोल डाले। जिसके बाद आलोक शर्मा धुआं हो गया, जिसे देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है डिबेट को आखिर तक देखें। यदि चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलोक जी, दोनों एक्सपर्ट्स की बात सुन ली आपने, क्या कहना चाहते हैं आलोक जी? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी और 1 साल में पीएम नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, क्यों ऐसे? देखिए, पीएम नहीं रहेंगे वो एक पॉलिटिकल एंगल है कि भाई जिस तरह के देश में हालात होते चले जा रहे हैं तमाम लोगों से उनका भरोसा उठेगा। और ये लोग हम केवल नहीं कह रहे हैं, तमाम एजेंसियां भी कह रही हैं और उन्होंने तमाम लोग जो जो उनको मैसेज दे रहे हैं, फीलर्स दे रहे हैं, वो भी बताया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 12 साल में इस देश की अर्थव्यवस्था का जो भट्टा बैठा है उसी का नतीजा है कि किस तरह से उन्होंने इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल जो हमारे शॉक एब्जॉर्वर्स होते हैं, उनको सबको समाप्त कर दिया। क्योंकि पूरी नीति जो है वो अडानी के ऊपर केंद्रित हो गई। अभी देखा होगा किस तरह से जांच एजेंसियों का यूज़ हो रहा है, वेदांता के ऊपर क्या हो रहा है, किस तरह से हम चौथी से दोबारा से छठी अर्थव्यवस्था पर चले गए, पर कैपिटा इनकम में 100 से ऊपर चले गए। रुपया डॉलर की तुलना में कहाँ भागता चला जा रहा है। आरबीआई जवाब नहीं दे रहा है कि भाई 22 अप्रैल के बाद कितना गोल्ड बेचा कि नहीं बेचा। तू है कौन रे? देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया। 1 साल में पौने तीन लाख करोड़ रुपया 2 बार आरबीआई से लेने की तमाम खबरें आ रही हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। उसका कारण है मानक जी इनकी कोई नीतियां नहीं है। इनको हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना होता है, इलेक्शन कमीशन को अपनी मुट्ठी में रखना होता है। पूरे देशों में, पड़ोसी देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। मतलब पाकिस्तान का करेंसी जो है वो हमसे ज़्यादा मजबूत बैठी हुई है, उसमें गिरावट कम है और हमारी करेंसी में ज़्यादा है। और तुलना करते हैं हम छोटे छोटे देशों से। अबे साले, अरे भाई उनकी जितनी आबादी 5 देशों का जो शरद कोहली जी ने नाम बताया, उनकी 5 की आबादी मिला लें तो उत्तर प्रदेश से आधी है। तो ये कंपैरिजन करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। अप्रैल और मई के महीने में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है वो करेंसी फ्लाई हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं साहब वो मुनाफा लेकर चले गए। अरे भाई मुनाफा लेकर चले गए तो हमारी तो ऐसी तैसी कर गए ना वो। यहाँ से भोसड़ी की सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया कि और मुनाफा यहाँ कमाते? क्राइसिस के समय पे निकल गए तो हमारी ग्रोथ स्टोरी हो गई है। ये इस तरह की जो भ्रम फैलाते ना लोग ऑडी गाड़ी में बैठ के, मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि देश का किसान जो है उसकी आय लगातार घटती चली जा रही है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब चंगा सी, मतलब पता नहीं क्या क्या भाषण देके चले जाते हैं लोग। अरे भाई यूएसए के साथ ट्रेड डील और हो जाने दो, फिर दिन में तारे नजर आ जाएंगे। वो जो एप्स्टीन फाइल और ट्रंप से डर के जो काम कर रहे हैं ना मोदी जी, $500 बिलियन का इंपोर्ट अगर 5 साल में करेंगे जो मुद्दे हैं ना, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं, वो तो ठीक है, अभी अजय आलोक जवाब देंगे। लेकिन एक बात पर यकीन नहीं हो रहा राहुल गांधी की, वो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको मैसेज भेज रहे हैं। ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं, किसी को हजम नहीं हो रही है बात। तो ज्ञानेश कुमार जी को अभी तक रिएक्ट कर देना चाहिए था। क्यों नहीं करवा देते आप लोग? आपके तो सब जानकार हैं, चहेते हैं नहीं है।
भाजपा के तो सब पिट्ठू हैं, जेब में रहते हैं। करवा दो इससे, कहो कि आईबी चीफ ने और तमाम लोगों ने जिन्होंने राहुल गांधी के नाम लिए उनसे सबसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दो कि सब झूठ बोल रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? कहीं ना कहीं से कुछ है, धुआं है तो आग भी है नीचे। हालत खराब है देश की। अब आपके कुछ मीडिया के साथी जो हैं वो सारा दिन मोदी जी है तो मतलब 2-2 घंटे मेलोडी पे शो कर रहे हैं आप लोग, और मेक इन इंडिया की बात करते हैं। फिर दुर्भाग्य ये है, देश का देश कहां जाके रोकोगे? इमरजेंसी वाली बात कहां से आ गई? 2047 इमरजेंसी वाली आशंका कहां से आ रही है? 2000 अरे एक मिनट सुनो ना भाई मानक जी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि सारा दिन बैठ के आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं लोग। 85% एक साल में बढ़ा है। गोल्ड बैंकों में गिरवी रखो या मुथूट पे गिरवी रख के अपने घर को चलाना, और उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं। पर मोदी जी हैं तो विश्व गुरु बनेंगे हम 2047 में। ओके आलोक जी, एक सवाल और, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक। एक सवाल और आलोक जी, एक सवाल और। ये एक साल में मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, ये मतलब हवा हवाई है या इसके पीछे भी कोई सब्सटेंस है आलोक जी? देखिए, अघोषित इमरजेंसी तो लगी हुई है, और अगर यकीन ना हो तो वेदांता वालों से जाके पूछ लो अग्रवाल जी से। जो आवाज उठाएगा अडानी के खिलाफ, उसी के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। आपने लोकतंत्र का बिल्कुल गला घोट रखा है। बंगाल में क्या हो रहा है? हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किसी से हो सकती है? मोदी जी ने देश को गड्ढे में पहुंचा दिया है, और मोदी जी को अब सब समझ गए। वो 56 इंच का सीना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े और कर देंगे हम, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, और भाषण दे दे के निकल गए चुपचाप। राफेल में दलाली खा के कोई जांच नहीं होती इस सरकार के अंदर। अजय यहां से शुरू करिएगा, कर्म कर दिया। अजय यहां से शुरू करिए। जिले के अंदर ये सीसी ज्ञानेश कुमार राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं। आलिए बेटा भग मत जाइयो। ज्ञानेश कुमार जी राहुल गांधी को मैसेज कर रहे हैं, यहां से शुरू करिए अजय आलोक। बड़े नाराज लग रहे हैं आलोक जी, बहुत गुस्सा में बेचारे। राहुल गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं ना, 24 घंटा नाराजी में रहते हैं। और राहुल गांधी जी की बात क्या करनी है भाई मानक? भैंस पूंछ उठाएगी तो क्या सोना निकालेगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सब कुछ जब इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं तो लीडर ऑपोजिशन काहे बने हो बबुआ? पीएम बन जाओ, सारा चीज सुधर जाएगा ऐसे डंडा उठा के। राफेल की दलाली खाई, बोफोर्स की दलाली भूल गए, जीप दलाली भूल गए। भर खानदान दलाली करते आया 3 पुश्तों तक, यहाँ पे राफेल की दलाली बात बोल रहे हैं। चौकीदार चोर है पे कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट में, तब भी अकल नहीं आई। राफेल की दलाली करते, अरे शर्म कीजिए कुछ बोलने के पहले। और क्या बेसिर पैर वाला बात, गफलत में 24 घंटा रहना, हेलुसिनेशन होना। डॉक्टर को दिखाइए, चाहिए साइकेट्रिस्ट की जरूरत है इस आदमी को, और कुछ नहीं। अरे बाप रे, 24 घंटा अराजकता फैलाने के चक्कर में। मैं कह रहा हूं सुनामी आएगी, आर्थिक इमरजेंसी, मोदी इमरजेंसी लगा देगा, 1 साल बाद मोदी सरकार गिर जाएगी। अरे जब इमरजेंसी लगा देगा तो नानी याद आती है क्या? हमेशा रह रह के दादी की याद आ जाती है। इमरजेंसी लगाने का पाप तो आप ही लोगों ने किया था, जिसकी माफी मांगते मांगते कभी आज तक आप लोग के हाथ नहीं थकते। इस देश, लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लगाने का पाप कहने वाले कह रहे हैं कि मोदी इमरजेंसी लगा देगा। कितने प्रेसिडेंट रूल लगाए मोदी जी ने? एक ही काम रह गया, सुबह से रात तक उठते बैठते जागते गाली दो मोदी को, गाली दो। अघोषित इमरजेंसी है। दादी की इमरजेंसी याद है ना? सबको जेल में ठुकवा के रोज दिन डंडे से पिटवाती थी सारे लीडर्स को। पिटे हैं क्या आप लोग कभी? कोई पिटा कांग्रेसी? भाग जाते हैं हैदराबाद छिपने के लिए जब केस होता है तो। आप कहते हैं घोषित इमरजेंसी है। अपने कर्म याद क्या कीजिए भाई, तब बोला कीजिए, थोड़ा ढंग से बोलिए। हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? देश से गुस्सा मत करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? दलाली फराली ये वो। अब आते हैं जरा जो कुछ विजय जी ने बात कही, मैं उसको लिख रहा था। आपने कहा एक्सपोर्ट बैन कर दिया। आपको वियतनाम में लोग बोल रहे थे कि एक्सपोर्ट क्यों बैन कर देते हैं, एक्सपोर्ट क्यों बैन कर देते हैं। भाई अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ को, चाहे अपने फूड ग्रेन्स हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारे पास एक्स्ट्रा हम बैन कर रहे हैं। आज जो इंटरनेशनल पोजीशन है, आज जो विश्व की वैश्विक स्थिति है, ये वॉर कब तक जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व अगले देश के लिए हमको 6-8 महीने बचा के रखना नहीं चाहिए? ये दूरदर्शिता प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए, नहीं कि नहीं? जब कैपिटल गेन लगाया तो दिक्कत, कैपिटल गेन हटाया तो दिक्कत। देखिए, नुक्स खोजने के लिए हमेशा नुक्स निकल जाएंगे। और सबसे मजेदार बात, 10 साल यूपीए चली, विजय जी जरा बताइए तो, 4.5 से लेके 5.8% का कैपिटल करंट एसेट अकाउंट हमेशा रहा। हम 1.2 पे लेके चल रहे हैं, तब भी आपको कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में खोट है। वियतनाम से हमारी इकोनॉमी कंपैरिजन नहीं की जा सकती है। आज के डेट में हम ग्लोबल साउथ की बात अगर नहीं कर रहे होते, आज के डेट में जिस तरह से गल्फ का स्ट्रीम अफेक्टेड है,
हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका में अफेक्टेड है, जो सबसे बड़ा हमारा मार्केट होता था। आज हम ग्लोबल साउथ के कारण अपना एक्सपोर्ट एंड्स को मीट कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मेन रिजर्व वही है। तो अगर हम ग्लोबली अपनी वैश्विक पहुंच नहीं बनाएंगे, अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को मजबूत नहीं करेंगे, इस स्थिति में अगर हम पे कोई आक्रमण हो जाता है, उससे निपटने के लिए हमारे पास 6 महीने की ताकत नहीं होगी, तो देश किस खड्डे में जाएगा? जरा सोचिए आप लोग, यहाँ जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं, इस महान राहुल गांधी के हाथ में देश होता तो इकॉनमी कहाँ जाती है आपकी विजय जी? बहुत अच्छे हाथ में चली जाती इकॉनमी। तो जिस आदमी को नीट का फुल फॉर्म नहीं आता है, वो पेपर लीक की बात करता है। 22 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य को देखते हुए कि एक घटिया गंदा नकलची कहीं आ नहीं जाए, पेपर कैंसिल कर दिया गया और दोबारा से पेपर हम करवा रहे हैं, क्योंकि वो 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो उस पर नीट का सवाल उठाते हैं। आपने किया क्या था भाई? 10 साल में आप अपने ही काम से हमारे काम को तुलना करोगे ना। 2006, 7, 8, 9 कब ऑल इंडिया पीजी के और ऑल इंडिया सीबीएसई के पेपर लीक नहीं हुए? कभी लोगों ने माना? खुलेआम पेपर सर्कुलेट होते थे, दिखाए जाते थे स्क्रीन पे। कभी माना कांग्रेसियों ने? कभी एग्जाम कैंसिल किया? नहीं, करना ही नहीं है, गलती माननी नहीं है। मानक जी 2700, मैं तो बिहार से आता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं बिहार से आता हूं, मैं बताता हूं। 2007 से लेकर 14 तक नालंदा यूनिवर्सिटी में 2700 करोड़ रुपए हमारे महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने खर्च किया। ऑफिशियल गूगल करके सब दर्शक चेक करें, 2700 करोड़। और नालंदा यूनिवर्सिटी का एक कमरा तक नहीं बना नालंदा में, एक कमरा। टाइम बॉम्ब है साले। अपॉइंट किसको किया गया? मनमोहन सिंह की दोनों बेटियों को। सैलरी कितनी होती थी अमर्त्य सेन की? 5 लाख। रहते कहां थे? पटना में नहीं या नालंदा में नहीं, न्यूयॉर्क में। ये थी भ्रष्टाचार। इकोनॉमी यहां जाता है। कहने को बहुत महान अर्थशास्त्री रहे नहीं, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये होता है भ्रष्टाचार से आंख मूंदना, क्योंकि आपको खुद फायदा होता है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री खुलेआम कहता है 500 करोड़ देने पड़ते हैं मैडम को मुख्यमंत्री बनने के लिए। पता नहीं सिद्धारमैया अभी डीके ने कितने दिए होंगे। जहां पे इमरजेंसी तो नहीं लगाएंगे ना, भ्रष्टाचार के दलदल में गिरा, इमरजेंसी तो नहीं लगाएंगे का कारोबार कर लिया इन्होंने। इमरजेंसी हमने प्रेसिडेंट रूल, मैंने कहा गिनवा लीजिए मोदी जी ने कितनी बार लगाए हैं। इमरजेंसी तो हमारे सपने में एक गंदे ख्याल की तरह आती है, जहां पे डंडे खाने पड़े थे हमारे नेताओं को। मोदी जी सरदार का भेष बना के घूमते छिपते फिर रहे थे हर जगह। ओके, आलोक शर्मा, इमरजेंसी वही बात करता है जिसके दिमाग में इमरजेंसी माइंडसेट होती है। देखिए मुझे लगता है, देखिए मैंने पहले ही कहा कि झूठ का कारोबार चरम पर है। नालंदा से ही शुरू कर लेते हैं। नालंदा में इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था और नालंदा का जीर्णोद्धार हुआ था और नीतीश कुमार जी वहीं टहल रहे थे मनमोहन सिंह जी के साथ, और उसके जो मेन सूत्रधार थे वो श्रीवास्तव जी थे लखनऊ के। वो एक IFS ऑफिसर थे सिक्किम कैडर के। मुझे एक एक डिटेल पता है, इसलिए झूठ मत बोलिए आप लोग। नालंदा का जीर्णोद्धार किया गया। गूगल करे दर्शक कभी वापस 7 से 14। अरे भाई सुनो ना, 7 से 14 भारत सरकार का 2700 करोड़ आपकी सरकार उसके बाद 27 कमरे नहीं बनवा पाए वहां पे। सुनिए भाई, 14 के बाद ही बनाना। बता दीजिए ना, तो गलत बात है ना भाई। एक एक करके आलोक जी खत्म करने में आपको चांस दे रहा हूं। कोई ऑडिट नहीं गलत दे रहा हूं, जरूरी बात है। देखिए मैं आपके दर्शकों को गूगल करना चाहिए। देखिए अमृतसर से गलत बात अरे मैं कह रहा हूं, मैं इसके बाद दे रहा हूं आपको चांस। आलोक जी कंप्लीट करना, फिर आपको दे रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊं। एक एक करके प्लीज। हां बोलिए आलोक जी, कंप्लीट करिए। मानक जी इनकी सरकार, देखिए वहां पर 27 कमरे नहीं बने और इनकी सरकार पकौड़े तल रही है केंद्र में बैठ के। इन्होंने जांच ही शुरू नहीं की आज तक, कोई इंक्वायरी नहीं बैठाई इन्होंने। मतलब झूठ बोलने की हद होती है। देश को कब तक गुमराह करेंगे आप लोग? तू तो गया बेटे। बोलिए। कांग्रेसियों में कभी विकसित भारत का विजन ही नहीं था। कांग्रेसियों में कभी विकसित भारत का विजन ही नहीं था। एक्सप्रेसवे का कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर हों, डिफेंस में ब्रह्मोस हम बनाएं और एक्सपोर्ट हम करें। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इनका कॉन्सेप्ट था कि ऑस्ट्रिया से ग्लॉक पिस्टल तक खरीद के लाओ ताकि उसमें दलाली खा सके, तो भी बोफोर्स की लाओ और गोले भी बाहर से मंगवाओ ताकि उसमें दलाली मिल सके। ये कभी मेक इन इंडिया में कभी इनका बिलीफ ही नहीं था। और झूठे बात हुए कि नहीं पहले हुए? कहते थे कि मोदी जी ने इतने कर्जे ले लिए। अब आप दर्शकों को ये भी चेक करना चाहिए। आपके 2G वाले बरी कर दिया। अरे रुकिए एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बीच में फल फैलाइए मत। मिर्ची लगती है मैं जानता हूं। हुआ था कि नहीं हुआ? मिर्ची लगती है मैं जानता हूं। आप उछलने लगते हैं। बोलोगे भाई, आप उछलने लगते मैं जानता हूं। मिर्ची लगती है आपको। सुनिए तो सही। अभी एक और चीज बताता हूं। ये इन्होंने कहा कि 82 लाख करोड़ का कर्जा था देश का, मोदी जी ने बढ़ा के 2.25 लाख करोड़ कर दिया। बिल्कुल किया, एकदम ठीक कहते हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि 82 लाख करोड़ में से आपके समय जो कर्जा था वो विदेशियों से कितना था और देश के आंतरिक स्रोतों से कितना था? रेशियो क्या था?
76-24, विदेशियों से 76% आपने लिया होता, 24% सिर्फ आंतरिक सोर्सों से। आज जो 2,42,000 का कर्जा है, क्या मानक ये जी, इसका क्या रेशियो इकोनॉमिक्स क्या पढ़वा है? रहे हो इसका यार आप रेशियो ये है मानक आज की जी? तारीख में कौन सी इकोनॉमिक्स 88% पढ़वा रहे हो भाई जी? आंतरिक स्रोत, यानी कि हम अपने ही क्या लोगों करवा रहे हो से यार? पैसा ले रहे हैं, हम मानक विदेशों जी, से कुछ कर्ज भी नहीं ले झूठ रहे हैं। बुलवाओगे यार हमारी अपने मॉनेटरी शो पे स्थिति यार। आपसे ज्यादा अच्छी है। एक मिनट जो मन में आएगा वो बोल के आदमी चला जाएगा यार। वाला अर्थशास्त्री से ज्यादा गजब है अच्छा भाई। निकल गया। सच्चाई यही 30 है, लाख आंकड़े दिखा रहे पासपोर्ट हैं सरेंडर हो इसके। गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, देश की हमारे जनता अमेरिका बोल से रही है। नागरिक ओके, हथकड़ियां ऑलराइट, भेजी मुझे आगे हैं। जाना पड़ेगा। अभी 3 और मेहमान हैं, बोले नहीं है। पहले प्रियंका कक्कड़ आप बोलिए। प्रियंका, आपकी बारी है। इकोनॉमी की हालत, प्रियंका, सारे आंकड़े आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, बीजेपी कांग्रेस को सुन लिया, आपका टेक क्या है प्रियंका कक्कड़? मैंने थोड़े से और आंकड़े भी पढ़ लिए थे मानक गुप्ता जी कि हमारे देश में 50 इयर्स में लोएस्ट सेविंग है इस टाइम पे आम आदमी के पास। हमारे देश में 61,000 एमएसएमईज बंद हो चुकी हैं भाजपा के राज में। कि हमारे देश में मोदी जी ने मेक इन इंडिया का प्रचार किया था और कहा था कि 15 से 25% ले जाएंगे, और उन्होंने मेक इन इंडिया के लिए 11 करोड़ लोगो बनाने के लिए 11 करोड़ एक फॉरेन फर्म को दिए पर, और कहा था कि 2022 तक ये 25% मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, बट वो मैन्युफैक्चरिंग आज घटकर 13% से भी नीचे है। तो ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का हाल है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। आपके शो के जरिए मुझे पता चला कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया गया है, बट वो सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे हटाया गया है। और फिर मेरा क्वेश्चन है कि भाई डोमेस्टिक वालों पे भी थोड़ा तरस कर दो, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं करो। हमने क्या पाप किए? आपने बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। चाहे वो आगरा की लेदर इंडस्ट्री हो, वो ठप हो गई, वो उठ के बांग्लादेश चली गई। चाहे फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री हो, वो आपने ठप कर दी, वो उठ के वियतनाम चली गई। आप किस तरह का माहौल यहाँ पे दिए? वो हाल ही में टेस्ला ने, जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आनी थी, उसने बताया कि यहाँ पर माहौल इतना खराब है, प्रदूषण इतना ज्यादा है, लोग क्रॉनिकली इल है। हमारे देश में लोग क्रॉनिकली इल होते जा रहे हैं मानक जी, क्योंकि बात मोदी जी तो एक पेड़ लगा कर दिखा देते हैं, बट पीछे से जंगल के जंगल काट देते हैं, जैसे हासदियों में काट दिए, जैसे मुंबई महाराष्ट्र में काट दिए, उस पे नहीं जाते, डाइग्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर टेस्ला ने बताया कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है और पॉलिसी चेंज कभी भी हो जाता है। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, आप इन्वेस्टर के ट्रस्ट को तोड़ के तो कर नहीं सकते। 8 बजे उठ के अगर आप कोई बता देंगे डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी इंप्लीमेंटेशन आपका इतना पुअर होगा, आप स्टेट को भी पैसे नहीं देंगे, आप सोचिए निवेशक लगाएगा कहाँ? अच्छा ठीक है। अभी आपने खुद ही आंकड़े बता दिए इतने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, बट आई वुड वांट अजय आलोक जी की रेटोरिक पे ना जाएं और बताएं कि अर्थव्यवस्था का हाल क्या है। आप सच बताएं। आप बोलिए अजय आलोक, बोलिए। अजय का जवाब, फिर आगे जा रहा हूँ। बोलिए अजय आलोक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे अमित शाह जैसा मत कहिएगा कि अरे बहुत पेट्रोल के भंडार है और फिर बाद में पेट्रोल की प्राइस बढ़ा। आप सुनिए ना मैं बस एक क्वेश्चन और ना, सच बोलिएगा। फिरोजाबाद अपने की नेता कैसे मत चूड़ी बोलिएगा। इंडस्ट्री अगर बंद हो जाती, अरे फिरोजाबाद की चूड़ी इंडस्ट्री बंद हो जाती तो जो चूड़ियां हमारी एक्सपोर्ट हो रही है ना, वो भी नहीं होती। आगरा की लेदर इंडस्ट्री अगर बांग्लादेश चली जाती तो बांग्लादेश का इतना खस्ता हाल हुआ नहीं होता। आगरा की इकोनॉमी या जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो बढ़ रहा है हर जगह से, तो आपको दिखता नहीं है, तो मेरा दृष्टि दोष नहीं है। चक्कर क्या है कि आप लोग कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका दृष्टि दोष सिर्फ एक ही चीज में, डोमेस्टिकली कैसे ग्रो करना है, शीश महल दिल्ली से उठ के चंडीगढ़ में कैसे बनाना है, और पंजाब सरकार के पैसे से अय्याशी कैसे करनी है, इसी पर दिमाग लगा के रखिए। दिल्ली से खदेड़े गए हैं ना, पंजाब से भी अगले साल खदेड़ दिए जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।